आपको दिखा देते हैं कि संस्थागत निवेशक कल क्या करके गए। कल जिस तरह से बिकवाली देखने को मिल रही थी संस्थागत निवेशकों की तरफ से, अगर आंकड़े भी देखेंगे तो देखिए कैश मार्केट में FIIs 3000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली करके गए हैं। कैश मार्केट में DIIs की तरफ से सपोर्ट बना हुआ है, 1000 करीब 1930 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी DIIs की तरफ से देखने को मिली है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 12 करोड़ की खरीदारी नजर आ रही है। इंडेक्स ऑप्शन में 2500 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर FIs की तरफ से नजर आ रही है। तो ओवरऑल जो आंकड़े हैं यहाँ पर देखिए कैश मार्केट में लगातार FIs की तरफ से बिकवाली के ही आंकड़े नजर आ रहे हैं। कल वीकली एक्सपायरी का भी दिन था, उस लिहाज से भी हमने देखा कि बाजार में उतार चढ़ाव काफी बना हुआ था। निफ्टी देखेंगे तो करीब 2% की कमजोरी के साथ 15,400 के लेवल भी तोड़ दिया था निफ्टी ने। अब आज किस तरह का मोमेंटम रहता है, क्या कुछ संभालने की कोशिश करेगा बाजार, यहाँ पर फोकस रहेगा। और इस वक्त सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या लग रहा है आज मार्केट किस तरह की चाल दिखा सकता है, क्योंकि संकेत तो अच्छे नहीं मिल रहे हैं फिलहाल विदेशी बाजारों से, तो क्या वीकनेस और बढ़ सकती है या इन्हीं स्तरों के आसपास बाजार आज संभलने की थोड़ी कोशिश करेगा? वेरी गुड मॉर्निंग टू पूजा। पूजा देखिए, जिस हिसाब से कल के सेशन में एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था, एक बड़ा क्रैक देखने को मिला था और लगातार जिस हिसाब से FIIs बिकवाली कर रहे हैं तो क्लियरली जो ट्रेंड है वो अभी भी वीक ही नजर आ रहा है। यहाँ पे गिरावट और भी गहराती हुई नजर आएगी। अगर लेवल्स की बात करें तो निफ्टी में देखिए 15,200 से लेके 15,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, तो अभी भी बहुत जगह है निचले स्तरों पर। 15,450 का स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं अगर बैंक निफ्टी की ओर अगर नजर डालें तो वहां पे काफी समय बाद एक 33,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रीच हुआ है, तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे गिरावट और गहराती हुई नजर आएगी। निचले स्तरों पर 32,200 से लेके 32,000 तक के लेवल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, तो स्टॉप लॉस रखना होगा 32,800 का। देखिए, इतनी बड़ी गिरावट के बाद नो डाउट कहीं पे भी एक पुल बैक भी हमें देखने को मिल सकता है, तो पुल बैक को यूज करना चाहिए एज ए एग्जिट अपॉर्चुनिटी और एक फ्रेश बिकवाली ऊपरी स्तर पर करने की सलाह होगी। ठीक है, तो थोड़ा पुल बैक यहाँ पर नजर आएगा, लेकिन उसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, बिकवाली करके चलिए। इस वक्त का मार्केट यही दिखा रहा है, बिकवाली यहाँ पर और गहरा सकते हैं, तो कोई भी पुल बैक आए बिकवाली करने की राय। इसके अलावा नीलेश, आपकी तरफ से ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन कौन से होंगे आज के लिए? बिल्कुल, देखिए जो बिकवाली करने की सलाह होगी वो होगी वोल्टास में एक बड़ी नेकलाइन ब्रीच हुई है। 970 का स्टॉप लॉस होगा, 930 के टारगेट के लिए वोल्टास में बिकवाली करके चलते। साथ ही साथ एक कॉन्ट्रा बेट लॉन्ग साइड में आइडियाज अगर हम देखें तो रेडी को एक अच्छा लग रहा है, जहां पे इतनी गिरावट के बावजूद एक आउट परफॉर्मेंस कल के सेशन में देखने को मिला था। अगर थोड़ा सा भी पुल बैक आता है तो वो रेडी को एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, जहाँ पे 808 के स्टॉप लॉस से 840 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये रहा यहाँ पर इस वक्त दीदी जा रही है। इसके अलावा नीलेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि मेटल स्टॉक्स में कल हमने देखा कि भारी गिरावट देखी गई है, वहाँ पर क्या आपका व्यू बन रहा है? क्या और वीकनेस दिख सकती है या फिर जो गिरावट आई है इसमें इसको एक खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी से देख सकते हैं? क्या व्यू बन रहा है आपका मेटल स्टॉक्स पर? देखिए, मेटल कल के सेशन में एक लगा रहे थे, एक जो फॉल को लीड करते हुए नजर आए थे। लगभग 5% से ज्यादा का फॉल हमने निफ्टी मेटल इंडेक्स में देखा था, तो क्लियरली वहां पे कोई एक मैं कहूंगा कि बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए, एक बार के लिए अवॉइड करना चाहिए इस पर्टिकुलर कमोडिटी प्ले को। और जिस हिसाब से कल का फॉल आया है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अभी भी और डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकती है। तो काउंटर्स लाइक जिंदल स्टील, JSW स्टील, स्टील अथॉरिटी, नैल्को, ये सारे ही काउंटर्स, इनफैक्ट हिंडाल्को में भी हमने कल एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन देखा था। तो अभी मैं कहूंगा कि फिलहाल फ्रेश खरीदारी तो डेफिनेटली अवॉइड करें। कोई भी पुल बैक आए तो उसे एज ए एग्जिट के अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए। इनफैक्ट अगर पुल बैक आता है तो वहाँ पे एक फ्रेश बिकवाली भी कर सकते हैं। तो मेटल डेफिनेटली वीकेस्ट लिंक ऑफ दी सेक्टर्स में से देखें तो सबसे वीकेस्ट लिंक नजर आती है, तो अवॉइड करने की सलाह होगी। कोई भी लॉन्ग पोजिशन यहाँ पे इनिशिएट ना करें और किसी के पास अगर लॉन्ग हो तो डेफिनेटली पुल बैक पे एग्जिट करने की सलाह होगी।
ठीक है, बिल्कुल। तो मेटल में यहाँ पर फिलहाल एग्जिट करने की सलाह होगी क्योंकि वीकनेस और बढ़ सकती है। तो अगर आपकी पोजीशन है तो कोई भी रैली हल्की सी दिखती है, फिलहाल एग्जिट करने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और मार्केट पर और सेक्टर स्पेसिफिक व्यूज़ अपना शेयर करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं कि खबरों के चलते आज एक्शन कहाँ पर दिख सकता है। और सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। सौमित, गुड मॉर्निंग, बताइए। उसके दम पे भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस में रहेंगे क्योंकि अप्रैल का जो सब्सक्राइबर डेटा आया है वो काफ़ी वीक आया है। तीनों ऑपरेटर्स ने अपने एक्टिव यूज़र बेस में एक डिक्लाइन देखा है। एयरटेल का जो एक्टिव यूज़र बेस है वो करीब 31 लाख से डिक्लाइन हुआ है, जो कि बिगेस्ट डिक्लाइन है पिछले 11 महीने में। जियो का जो एक्टिव यूज़र बेस है उसमें सिर्फ 0.9 लाख का डिक्लाइन दिखा है, जो कि फर्स्ट सच डिक्लाइन है रिलायंस जियो के लिए पिछले 14 महीने में। और वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो करीब 37.7 लाख यूज़र बेस डिक्लाइन हुआ है एक्टिव में अगर हम देखते हैं तो, और ये बिगेस्ट डिक्लाइन है कंपनी के पिछले 10 महीनों में। और अगर ब्रॉडबैंड साइड में अगर हम बात करें तो यूज़र एडिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है एयरटेल और जियो के लिए। उसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज़ और LIC फोकस में रहेंगे क्योंकि LIC ने अपनी जो शेयर होल्डिंग है डॉक्टर रेड्डीज़ में उसको बढ़ा दिया है। अभी करंट होल्डिंग उनकी करीब 5.65% की है, पहले ये होल्डिंग क्लोज टू 3.64% के आसपास थी। और राइट्स भी फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है कंटेनर कॉर्प से, करीब 365 करोड़ का ये ऑर्डर है। उसके अलावा SBI कार्ड्स फोकस में रहेंगे क्योंकि RBI ने जो रेस्ट्रिक्शन पहले डाला था मास्टर कार्ड्स इशू करने पे उसको अब लिफ्ट कर दिया है। उसी के साथ प्रूडेंट कॉर्प क्योंकि एंकर लॉक इन पीरियड आज ओपन हो रहे हैं। अगर आप इशू प्राइस देखेंगे तो 630 में ये शेयर इशू किए गए थे और अभी सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस करीब 531 रुपीज़ का है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। और आखिर में डेल्टा कॉर्प क्योंकि कंपनी के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है कि कंपनी एक अपने होल्ली ओन सब्सिडरी जिसका वो IPO प्लान कर रही है उसमें 250 करोड़ रुपीज़ वो एज एन OFS बेच सकती है। ओके, तो ढेर सारी खबरें हैं, अहम खबरें कुछ आपको बताई हमने जिसके चलते आज एक्शन देखने को मिल सकता है। टेलीकॉम स्पेस पर भी नजर रखिए। ट्राई ने अप्रैल महीने का आंकड़ा जारी कर दिया है जिसमें वोडाफोन के एक्टिव सब्सक्राइबर में कमी देखने को मिली है। तो ये कुछ खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही है, इस पर आज हमारा फोकस रहेगा। लेकिन सौमित, आपसे एक और खबर पर डिटेल्स जानना चाहेंगे। आज से FTSE ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स में भी कुछ बदलाव होने वाले हैं, उसके बारे में भी कुछ हम आपसे समझना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर एक बार कुछ और भी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय एयरटेल फोकस में रहेगा, LIC पर भी नजर रखें। यहाँ पर भी डॉक्टर रेड्डीज में जो शेयर होल्डिंग है वो 3.64% से बढ़कर 5.65% हो चुकी है LIC की। तो LIC कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है, डॉक्टर रेड्डीज में हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर ये दोनों स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। और राइट्स में देखिए, कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला करीब 364 करोड़ का, तो आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक और खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। आज FTSE ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स में भी कुछ बदलाव होने वाले हैं, कुछ नए शेयर्स की एंट्री होने वाली है, कुछ इन्फ्लो हम देखेंगे। इससे जुड़ी कुछ डिटेल्स लेकर हमारे साथ सौमित बने हुए हैं। सौमित, बताइए किन शेयरों ने एंट्री ली है? तो पहले तो करीब 105 मिलियन US डॉलर्स की नेट इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है इंडिया में क्योंकि ये जो FTSE की ग्लोबल चेंजेस है उसके दम पे। और कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, पहले तो पॉलिसी बाजार जिसमें सबसे ज़्यादा इनफ्लो एक्सपेक्टेड है करीब 41 मिलियन का। उसके बाद अडानी विल्मर जिसमें करीब 38 मिलियन US डॉलर्स का इनफ्लो है। और अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स करीब 0.4 टाइम्स होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो स्टार हेल्थ, नायका और पेटीएम, इन सारी कंपनीज में करीब 18 to 30 मिलियन US डॉलर्स की इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है। तो ये जो इनफ्लोज है ये इन लाइन है। अगर हम एनालिस्ट की बात करें तो IIFL सिक्योरिटीज़ की नोट्स आई थी, उनके हिसाब से जो इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है वो प्रीटी मच इन लाइन है। बट ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे क्योंकि FTSE में जो चेंजेस हुए हैं उसके दम पे करीब एज मच एज 105 मिलियन US डॉलर्स की इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है ये कंपनीज में, जो कि पॉलिसी बाजार, स्टार हेल्थ, नायका, पेटीएम और अडानी विल्मर है। ओके, बहुत शुक्रिया सौमित ये जानकारी देने के लिए। तो करीब 10 करोड़ डॉलर का यहाँ पर कुछ इनफ्लो हो सकता है। और इसमें देखिए जो नाम शामिल है वो पॉलिसी बाजार, स्टार हेल्थ, नायका, पेटीएम, अदानी विल्मर जैसी कंपनियों का नाम यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो इन स्टॉक्स में इस खबर के चलते आज कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है, नजर रखिएगा इस पर। चलिए, ये तो बात हुई कमोडिटी मार्केट की, लेकिन अब आपको ले चलते हैं, माफ कीजिएगा, इक्विटी मार्केट के हमने आपको
आपको सुझाव दिए, लेकिन कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है आज के दिन, ये भी समझ लेते हैं। और रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता। अनुज, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या राय बन रही है आपकी, कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए? और सबसे पहले सोने चांदी पर राय दीजिए, वहाँ क्या करें? गुड मॉर्निंग पूजा जी। देखिए, जैसा कि हम ट्रेड कर रहे थे कि गोल्ड सिल्वर में एक रिकवरी देखने को मिलेगी, और कल हमने देखा कि गोल्ड का भाव करीबन $1857 टेस्ट किया हाई में, और एमसीएक्स में भी हमने हाई लेवल बनते हुए देखे हैं। तो गोल्ड सिल्वर में बाय का ही ट्रेड रहेगा। गोल्ड करीबन जून कॉन्ट्रैक्ट 50-700 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 50-400 का, टारगेट 51-300 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है $1870-1880 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर के अंदर भी करीबन 61,200 में खरीदारी करें, 60-600 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 62,300 तक हो सकता है। सिल्वर के अंदर भी एक्सपेक्टेड है कि खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है, और ऊपर में इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $22.50 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और एमसीएक्स में करीबन 63,000 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखे जा सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड रहेगा। ओके, तो गोल्ड सिल्वर में खरीदारी करके चलिए। और हमने देखा भी है डॉलर में हल्की वीकनेस यहाँ पर देखने को मिली है, डॉलर इंडेक्स भी हल्का नीचे आया है, और उसी से देखिए सोने चांदी को सपोर्ट मिलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। दोनों में खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। कच्चे तेल में क्या करें अनुज? यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव बना हुआ है। सुबह हल्की वीकनेस आई थी, लेकिन 119 के लेवल को कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है ब्रेंट क्रूड। यहाँ पर किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन दोबारा से एस्केलेट होती हुई दिखी है। ईरान सैंक्शंस को लेकर दोबारा से डिस्कशन उठता हुआ दिखाई दिया। कल हमने एक अच्छी रिकवरी क्रूड में लोअर लेवल से देखी थी। हमें लगता है कि क्रूड में खरीदारी का ट्रेड ही रहेगा। हालांकि मार्केट अभी इस वक्त कंसोलिडेट हो रहा है, बट हमें लगता है कि जल्दी ही भाव $120-122 तक के लेवल को छू सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। क्रूड करीबन 9,100 में खरीदारी करें, 8,900 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 9,300 तक हो सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपको कच्चे तेल में भी दी गई है। बेस मेटल्स में कहाँ मौके देख रहे हैं आप? काफ़ी सारे हम देख रहे हैं कि कल वहाँ पर भी हल्की कमजोरी देखने को मिली थी, तो आज क्या करके चलना चाहिए? बेस मेटल में क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, बेस मेटल में भी खरीदारी का ट्रेड रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर में वीकनेस देखी है, डॉलर इंडेक्स करीबन 103.80 के आसपास आया है, तो वहाँ पर भी हमने वीकनेस देखी, तो उसकी वजह से एक डिमांड जो है वो बेस मेटल में शिफ्ट हो सकती है। तो बेस मेटल में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। कॉपर में करीबन 747 में खरीदारी करें, 742 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 757 तक देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है चाइना की तरफ से डिमांड जो है बेस मेटल में वो देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे रिकवरी का ट्रेंड देखा जा सकता है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय बेस मेटल में भी आपको दे दी गई है। इसके अलावा US डॉलर रुपये में भी जाना चाहेंगे, वहाँ पर क्या रणनीति अपना के चलनी चाहिए? देखिए, रुपये अगर देखें तो कंटिन्यूसली 78 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, और एक डेप्रिसिएशन मोड में आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि जल्दी रुपये का भाव 78.50, 79 तक आ सकता है। हालांकि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, बट हमें लगता है कि जिस तरीके से ग्लोबल इक्विटी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, और इंडियन मार्केट के अंदर भी हमने इक्विटी मार्केट में गिरावट देखी है, तो हमें लगता है कि डॉलर के अंदर, रुपये के अंदर डेप्रिसिएशन देखा जा सकता है। तो डॉलर में करीबन 78 पे खरीदारी करें, 77.80 का स्टॉप लॉस लगाएं, 78.50 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। रुपये में डेप्रिसिएशन देखा जा सकता है। ओके, तो रुपये में थोड़ा दबाव यहाँ पर और बढ़ सकता है, और लेवल्स भी आपको सुझाव दिए गए हैं। आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं 78.50 के लेवल्स के लिए। इसके अलावा कच्चे तेल में भी खरीदारी करने की ही राय दी जा रही है। 9,300 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बेस मेटल्स में कॉपर अभी फिलहाल बेटर नज़र आ रहा है, लेकिन काफ़ी मिक्सड व्यूज़ यहाँ पर बेस मेटल्स को भी लेकर आ रहे हैं। अनुज की जो राय है, वहाँ पर आप कॉपर में खरीदारी करके चल सकते हैं 757 के लेवल्स के लिए, और सोने चांदी में भी आज के लिए आपको खरीदारी के ही ट्रेड दिए जा रहे हैं। तो कमोडिटी मार्केट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादातर जो ट्रेड हमें मिल रहे हैं वो बाइंग साइड पर हैं, और स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपको सुझाव दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबर पर फोकस करते हैं, और फोकस में है FMCG कंपनियां। यहाँ पर कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के बीच FMCG कंपनियों ने लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग खर्च कम करने के लिए कुछ नए तरीके अपना लिए हैं, और क्या है वो नए तरीके, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ कृतिका अरोड़ा जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। कृतिका, बताइए।
हम जानते हैं कि कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल कॉस्ट का प्राइस बढ़ता जा रहा है और एफएमसीजी कंपनीज़ ने पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा इस कॉस्ट को पास ऑन भी किया है कस्टमर्स के लिए, लेकिन अब एफएमसीजी कंपनीज़ जो हैं वो इस अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और पैकेजिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना चाह रही हैं ताकि उनके मार्जिन्स प्रोटेक्ट हो सकें। तो डीलर्स कहते हैं कि वो किस तरह से ये अपनी लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग कॉस्ट रिड्यूस कर रही हैं, इस तरह से क्योंकि पहले एक स्टैंडर्ड साइज जो पैकेजिंग बॉक्स का होता था वो अराउंड 12 kgs होता था और उसमें अराउंड 6 डजन्स ऑफ यूनिट्स आती थी, लेकिन अब उस पैकेजिंग बॉक्स के साइज़ को बढ़ा दिया गया है, उसको 14 kgs कर दिया गया है और उसमें ज़्यादा यूनिट्स आ पाती हैं, अराउंड 8 to 9 डजन यूनिट्स आ जाती हैं। तो इस तरह से पैकेजिंग कॉस्ट कम हो जाता है। और जो वेज़ हैं जिससे कंपनीज़ इस कॉस्ट को रिड्यूस करना चाह रही हैं कि जिन प्रोडक्ट्स पे कंपनीज़ MRP इंक्रीज़ कर रही हैं उस पे थोड़ा सा ग्रामेज भी इंक्रीज़ कर रही हैं, लेकिन डीलर्स के मुताबिक ग्रामेज उन्हीं प्रोडक्ट्स पे इंक्रीज़ हो रहा है जहाँ पे फिक्स प्राइस पॉइंट नहीं है, जैसे कि 5-10 रुपये या 25 रुपये का पैक, जहाँ पे इतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता। लेकिन इसी के चलते कंपनीज चाह रही हैं कि वो अपने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और पैकेजिंग कॉस्ट को कम कर सकें ताकि इतना ज़्यादा स्कोप अब उनके पास नहीं है कि वो कस्टमर्स को ये कॉस्ट पास ऑन कर सकें प्रोडक्ट्स पे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृतिका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो खर्च में कमी लाने के लिए कंपनियां नए नए तरीके अपना रही हैं और ऐसे में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स की जो पैकेजिंग है वो बढ़ा दी है। तो इस तरह के तरीकों से कंपनी अपने खर्च को कम करने की कोशिश कर रही है। चलिए, ये तो बात हुई एफएमसीजी कंपनियों की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते हैं। आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। हाय, गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले CLSA की रिपोर्ट आई है दालमिया भारत पर। याद रखें, सीमेंट स्टॉक्स कई दिनों से फोकस में है। कल भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी और आज CLSA की रिपोर्ट आई है। उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है दालमिया भारत पर। 1800 रुपीज का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा कि मीडियम टर्म के लिए ये स्टॉक पॉजिटिव रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है। यूटिलाइजेशन लेवल्स अभी बढ़ नहीं सकते, ऐसा CLSA का मानना है। फर्स्ट हाफ में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है और रिस्क रिवॉर्ड अभी के लिए अट्रैक्टिव है और इसी के लिए उन्होंने खरीदारी की राय दी है और 1800 रुपीज पर शेयर का टारगेट दिया है। हिंडाल्को पर भी एक नोट आई है CLSA की। याद रखिए, ओवरनाइट कमोडिटी मार्केट में अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिला, इसी के चलते ये रिपोर्ट आई है। CLSA ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है हिंडाल्को पर। टारगेट दिया है 580 रुपीज पर शेयर का। उन्होंने कहा कि FY24 के EV EBITDA से कंपेयर करें तो स्टॉक अराउंड 4 टाइम्स EV EBITDA पर ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल एल्यूमिनियम सप्लाई डेफिसिट में रहेगा चाइना के डिमांड सप्लाई डायनामिक्स के कारण और उसी के चलते उन्होंने अभी के लिए खरीदारी की राय दी है। उनका मानना है कि ग्लोबल बैलेंस कंस्ट्रेंट रहेगा और अपस्ट्रीम एक्सपेंशन हम देख सकते हैं हिंडाल्को में और उसी के चलते 580 रुपीज पर शेयर का टारगेट दिया गया है हिंडाल्को पर CLSA ने। JSW स्टील और टाटा स्टील पर भी नोट आई है क्रेडिट स्यूज की, जहां उन्होंने JSW स्टील पर अंडर परफॉर्म का रेटिंग बरकरार रखा है और टाटा स्टील पर न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि स्टील प्राइसेस में ऑलरेडी हमने काफी करेक्शन देखा है और उनका मानना है कि स्टील प्राइसेस और भी ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। अनफेवरेबल चाइना के डिमांड सप्लाई डायनामिक्स के कारण डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अभी के लिए इंडियन स्टील सेक्टर पर क्रेडिट स्यूज कॉशियस है और डोमेस्टिक स्टील एक्सपोर्ट्स में भी डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। गुजरात गैस पर भी एक रिपोर्ट आई है क्रेडिट स्यूज की, जहां उन्होंने अंडर परफॉर्म का रेटिंग बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 380 रुपीज पर शेयर का। उन्होंने कहा कि मार्जिन एक्सपेक्टेशंस अभी भी हाई है लेकिन डाउनसाइड रिस्क है स्टॉक पर। गुजरात गैस ऑलरेडी 17% करेक्ट हो चुका है ईयर टू डेट और प्राइसिंग नियरली 10% वॉल्यूम के आसपास है और CAGR 10 इयर्स के लिए ग्रो हो सकता है। अभी के लिए उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। 380 रुपीज पर शेयर का टारगेट दिया गया है गुजरात गैस पर। ओके, तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं जहां पर की नज़र रखनी है आपको। दालमिया भारत पर आई है, मेटल स्टॉक्स पर भी आई है और गुजरात गैस पर भी कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आई है जहां पर क्या हमारा फोकस रहेगा।